नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान जंतर मंतर पर हूँ। जंतर मंतर की जब बात आती है, आपको अलग अलग लोग अलग अलग जगह बैठे मिल जाएंगे अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि यहाँ से उन्हें लगता है कि सरकार हमारी आवाज़ सुनेगी। कुछ लोग यहाँ पर हैं, क्या मांगे हैं, कहाँ से आए हैं, मैं बात कराऊंगा और इनसे ही हम जानेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं उनकी और क्या किस वजह से यहाँ पर आए हैं। हम जान लेते हैं इनसे कि आखिर कहाँ से आए हैं। जी पाजी, क्या नाम है आपका? हरमूर्ख सिंह, कहाँ से आए हैं? पंजाब से। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे हमारे पेंशन में फर्क रखा गया, ऑफिसरों को और कुछ दिया गया, ओआर को और कुछ दिया गया, ऑफिसरों को ज़्यादा दिया गया, ओआर को कम दिया गया, उसी के विषय में मांगे हैं। आप सैनिक हैं? भूतपूर्व सैनिक हैं? हाँ, भूतपूर्व। देखिए, सैनिकों की आज ये हालत देखिए, वही सैनिक हैं जिनकी वजह से आप महफूज हैं, अपने घर में चैन की नींद सोते हैं। और आज बड़ी विडंबना है, मुझे बड़ी विडंबना लगती है कि जब सैनिक सबसे बड़ा ओहदा माना गया है और जब उनकी हालत ऐसी आप देखते हैं, उनकी मांगों को लेकर जब वो रोड पे उतरते हैं ना, तो वाकई ये गौरव वाला दिन नहीं है। मैं, क्या नाम है आपका? मेरा सूबेदार राजेंद्र सिंह। कहाँ से आए आप? हरियाणा से। क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे हैं? हमारी मांगे इस प्रकार हैं। पहले तो आपका पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो इस जगह पर हमारे साथ में हमारी मांगों को, हमारी बातों को आगे पहुंचाते हो। इतनी परेशानी, इतनी दिक्कतों में, चाहे बर्फ़ में हो हम, चाहे बीच में हो, चाहे जंतर मंतर पर हो, पत्रकारों का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जो ये हमारी जो मांगे हैं, हम सरकार मोदी जी से नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं सरकार से, भाई जो हमारी मांगे हैं वो उस प्रकार दे दो। हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे, ज़्यादा आराम से बैठे हैं, कोई नारेबाजी नहीं लगा रहे, अपना अधिकार मांग रहे। उन्होंने डिसेबिलिटी। रिटायर हो गए आप? कितने कब रिटायर हो गए आप? 8 साल हो गए रिटायरमेंट होते हुए। और यही गुजारिश है मोदी जी से कि सरकार से, कुर्सी पे तो मोदी जी को बैठाया जा रहा है कि मोदी जी भी इनको बराबर रखेंगे, ऐसी बात नहीं। आप हमारी बात, मुख्य मांगों में क्या मांगे शामिल हैं? जैसे मांगे हैं कि विधवा, जो वैसे माताएं बहनें विधवाएं हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है, डिसेबिलिटी कितनी है, और जो हार्ड से हार्ड जगह में रहता है, ऑफिसर लेता है 1 लाख रुपए और जवान लेता है 10,000 रुपये। और अभी तो ये है कि पेंशन भी ख़त्म कर दी गई है कुछ फोर्सेस की। चलो, जो अभी तो ये नहीं कह सकते, हमारी तो पेंशन अभी मिल रही है। आगे क्या सरकार चाहती है, किस प्रकार क्या प्लान करती है, हिंदुस्तान है, पॉलिसी आती रहती हैं, और यही हमारे को गुंजाइश है कि शायद हमारा सरकार सुन ले करेगी। क्या नाम है आपका? कैप्टन बलजीत मौर, रिटायर्ड इंडियन आर्मी। क्या वजह है जो आपको यहाँ आना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे पूर्व सैनिकों की तरफ से आपका, आपकी टीम का, आपके पूरे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि एक सैनिकों की आवाज़ आप सरकार तक पहुंचाने में हमारा पूरा सहयोग करेंगे, इसलिए आपका स्वागत। क्या मांगे हैं आपकी जिस वजह से आपको जंतर मंतर पर आना पड़ा? क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि चलो हम ऐसे ही करें, कुछ ना कुछ सरकार से पहले बात रही होंगी, आखिरकार आपने कोशिश की होगी बात करने की। जब नहीं बात बनती है तभी लोग रोष प्रदर्शन करता है शायद। देखिए, मैं आपको बता दूं, सभी पूर्व सैनिकों का एक संगठन था जो ऑफिसर के लीडरशिप के अंदर, नेतृत्व के अंदर चलता था। और जब सेकंड ओआरओपी हुई, जब उसका रिजल्ट आया, जब उसकी पेंशन मिलनी शुरू हुई, उसका एरियर आया, तब हमें पता चला कि हमारे साथ, जवान जेसीओ के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब वो धोखा होने के बाद 75 साल में, देश के आज़ाद होने के बाद में, आज़ाद भारत में पहली बार जवान जेसीओ का एक ये संगठन बना है। और ये संगठन क्यों बना है? क्योंकि नाइंसाफ़ी हुई है ओआरओपी 2 के अंदर। इसके अंदर जवानों को थोड़ी सी एक लालच की बुड़की दे दी है ताकि वो उसके पीछे चलते रहें, लेकिन हिंदुस्तान का जवान एक बहादुर वीर सैनिक है, वो उस बुड़की के पीछे चलने वाला नहीं है। और जेसीओज को बिल्कुल माइनस में कर दिया। जेसूस के साथ जो पैसा बढ़ाने की बात तो छोड़ो, उनको माइनस में कर दिया, तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी और क्या होगी। कई अग्निवीर एक चलाई हुई है इन्होंने, इसको आप कैसे देखते हैं कि वाकई सही कदम है सरकार का? देखिए, अग्निवीर, अग्निपथ, मैं नहीं मानता कि ये कोई सक्सेसफुल होगा। ये एक बेरोजगार युवक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, मजबूरी में हिस्सा ले रहे हैं। हमें पता है कि हमारी देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ, कहीं डेजर्ट है, कहीं मैदानी इलाका है, कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है, और कहीं -58 डिग्री तक, चाहे सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे गलवान घाटी का हो, चाहे कारगिल का एरिया हो, हमने वो लड़ाइयाँ लड़ी है। हमें पता है कि भौगोलिक परिस्थिति में एक जवान को सेटअप होने के लिए टाइम लगता है।
क्योंकि 4 साल में तो जवान अच्छी तरह से ट्रेंड भी नहीं हो पाता भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से। आज डेजर्ट से उठा के सियाचिन ग्लेशियर में भेज दोगे, वो कैसे अपना क्लाइमेट कर पाएगा एकदम से? तो ये मैं नहीं मानता कि सक्सेस होगा। और अच्छे तरीके से जवान जो ट्रेनिंग करता है, सब इलाके में घूमता है, एक्सरसाइज करता है, फिर वो लड़ाई के लिए तैयार होता है, फिर उसका एक्सपीरियंस होता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी स्टेप टू स्टेप चढ़ के जेशोस बनता है और सेना की रीढ़ की हड्डी होता है और अपना जंग जीतता है। आपने देखा है हमारे देश ने 3 लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ लड़ी है, चाइना के साथ लड़ी है, पिछले साल 2020 में जो गलवान घाटी में, वो भी किसी लड़ाई से कम नहीं थी। लेकिन हमारे सैनिकों का हौसला और उनकी ट्रेनिंग अच्छी थी, इसलिए हमने वो एकदम से जीत लिया अचानक। एक चीज़ और बताइए, सरकारें बड़े बड़े मंचों से तो बहुत वादा करती हैं, चाहे वो किसान रहे हों, चाहे हमारे सैनिक रहे हों, पर जब धरातल पे देखते हैं, आप जब यहाँ खड़े हैं तो वाकई धरातल पे काम नहीं हुआ। कैसे देखते हैं सरकार सिर्फ वोट के लिए हर चीज़ को यूज़ कर लेती है, चाहे वो हमारे सैनिक ही क्यों ना हो? देखिए, आप ये तो ग्राउंड पे देख रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांग मानती, हमारे साथ नाइंसाफी ना करती, यहाँ नहीं आना होता। हम रोड पे क्यों आते? अब पीछे पूरे देश के किसान रोड पे थे, आज पूरे जवान रोड पे हैं, तो देश के अंदर बचा क्या है? वी आर आल्सो ए किसान, हम भी किसान हैं। हम नारा कहीं ना कहीं, अब वो नारा कहीं ना कहीं खो गया, जिसे हम पहले कहते थे कि जय जवान और जय किसान, आज दोनों ही सड़कों पर है। देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय आज वो इस धरती पर नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वो उनके अंदर बहुत अच्छी समझ थी, उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया था, और वो नारा आज साबित हो रहा है। जवान भी रोड पे, किसान भी रोड पे, तो देश खुशहाल कैसे होगा? अब आज अमृत महोत्सव समझो, 75वां साल समझो, वो किसकी वजह से? आज़ाद भारत किसकी वजह से? जो हमारे शहीद, जो अपने धरती के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, और उनकी वीरांगनाओं को आज कोई संभाल नहीं। राजस्थान में जो हो रहा है, आपको शायद पता होगा, राजस्थान में वीरांगनाओं के खिलाफ जो हो रहा है, और वहाँ पर सरकार पे ये आरोप है कि उनका अपमान किया गया है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वो राजनीतिक पार्टियों का है, हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि वो विरोधी पार्टियां वहाँ क्या करती है। हम तो सिर्फ ये बोलते हैं, हमारा मामला केंद्र सरकार से। जब यहाँ हैं तो कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से ऐसा आया, कुछ ऐसा आश्वासन है कि कुछ आपकी सुनी जाएगी? अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया है, लेकिन हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ जल्दी पहुँचे और कोई नुमाइंदा आए और हमारी मांगों को पूरा करे। इस सरकार पर भरोसा है कि कुछ सुनी जाएगी बात? ये तो आने वाला समय बताएगा, अभी तक तो विश्वास कर रहे हैं, समय हर हालत बताएगा। क्या बता सकते? ये हमारे सरपंच साहब हैं जी, और इसी कड़ी में मेरे साथ लोग हैं जी। क्या नाम है आपका? हवलदार बलबीर सिंह, जाट रेजिमेंट। कैसे देखते हैं अब आकर, आपका जब समय था रिटायर हो गए, एक अलग जोश रहा होगा उस वक्त। बिल्कुल। अब उस जोश के साथ जब रिटायर हुए तो लगा कि चलो कुछ फ़ायदा मिलेंगे, और वो फ़ायदे कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिए गए। पूरी ज़िंदगी आपने इस धरती माँ को दे दी, अब कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं 2001 से रिटायर हूँ, और उस टाइम सिर्फ 2000 रुपये पेंशन था, और आज 20,000 है। लेकिन 2000 और 20,000 में इतना फ़र्क है कि एक ऑफिसर का तो लाखों में हो गया, और हमारा 2 से 20 हो है आज। तो धरातल पे आप ही हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो है रीढ़ की हड्डी एक जवान ही होता है, जो भी काम करना होता है सेना में जवान फर्स्ट में पहले नंबर पर आता है। गोली खाने की जब बात आती है तो पहले उसी के सीने में। बिल्कुल बिल्कुल, सारा जो है रीढ़ की हड्डी जवान है, और इसी से देश युद्ध बनता है। पहले जवान भर्ती होता है, सूबेदार फिर बाद में बनता है। चाइना आज अगर साइड लाइन है तो वो हमारे वीर जवानों की वजह से ही है कि वहाँ डटे हुए हैं, जिस वजह से चाइना शायद आंख नहीं दिखा रहा है अब। बिल्कुल, पूरी दुनिया ने देखा कि गलवान घाटी में क्या हुआ था, सैनिकों ने क्या क्या किया, हमारे जवान जो नियत थे ने भी कितना वो दिखाया। तो एक ट्रेंड सोल्जर का काम था, जो हमारे के एक्सपीरियंस का था। ये बता रहे थे, अभी 4 साल वाला है, वो नहीं कर सकता। ये कैसे करेगा? वो ट्रेनिंग में इतना समय नहीं होता। उन्होंने किया, वो हालात पैदा हुए तो उन्होंने उस हालात को बखूबी निभाया। हाँ, जवानों को, उनको तजुर्बा था, ट्रेनिंग दी हुई थी। कहीं आप ये कह रहे हैं 4 साल का जो अग्निवीर का, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि जो ट्रेनिंग में जवान जाएंगे वो ठीक से ट्रेन नहीं हो पाएंगे। जो भी 4 साल में तो एक सोल्जर बनता नहीं पूरा, उसको तजुर्बा नहीं बनता नहीं पूरा। जो उसको तजुर्बा चाहिए, जो ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर आर्मी का गोली लड़ने का जो जज्बा भरा जाता है, उसके अंदर 4 साल के अंदर तो वो भरा जाता है।
उसके बाद हम कारगिल की लड़ाई लड़ी थी, लास्ट में नए नए जवान गए थे। जो ज़्यादा कारगिल के अंदर लड़ाई में नया जवान ही मरा। क्यों मरा? उसको तजुर्बा नहीं था। तजुर्बा नहीं था। और हमारे जैसे पुराने थे जो वो कम मरे, पता था, उनको एक्सपीरियंस था। बिना एक्सपीरियंस लड़ाई लड़ेंगे तो वो बहुत भारी पड़ेगा देश को। सरकार से उम्मीद है सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, सरकार तक जाएगी। तो पहले ऐसे है, हमारे इसमें ऑफिसर हुए थे, ऑफिसर को डिटेल किया हुआ था और ऑफिसर ने जो बात नहीं रखी ORJSU की, तो अगर उसमें ORJSU होता तो हमारी बात रखते। तो ऑफिसर की रखते, तो इसीलिए इतनी खाई पैदा कर दी ऑफिसर और जवान RJSU के बीच में। इतनी खाई पैदा कर दी अफसर और जवानों के बीच में। पर आज देखिए, ये देश के सीमाओं की रक्षा करते हैं, इसकी वजह से आप महफूज हैं। और आज ये अपनी मांगों को लेकर हैं। सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं आया कि इनसे बात करें। अब देखना ये है क्या हमारे इन जवानों की सरकार सुनेगी। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।